नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, दिल्ली से फिर एक बार शर्मसार कर देने वाली, दरिंदगी से रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत ने फिर से इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। दरिंदों ने मासूम का पहले बलात्कार किया और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। उस पर कैंची से कई बार सर और शरीर के कई हिस्सों पर जानलेवा वार किए गए और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी सहम गए थे। ये चीज़ें फिर से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसान के भेष में कितने दरिंदे न जाने हमारे देश में घूम रहे हैं और ये लोग हमारे समाज में पल कैसे जाते हैं। इस हैवानियत को देखकर तो मन में ये चीज़ आती है कि शायद शैतान भी इसको देखकर शर्मसार हो गए होंगे कि इतनी दरिंदगी तो शायद उनके अंदर भी नहीं है। निर्भया के दोषियों को जब फांसी मिली थी तब यह आशंका जताई गई थी कि एक सख्त संदेश जाएगा इन हैवानों को और इनके मन में कानून का डर बैठेगा, लेकिन ये रोज रोज दिन प्रतिदिन की घटनाएं तो कुछ और ही बता रही हैं। हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, नेता मिलने जाते हैं, गिरफ्तारियां होती है, सोशल मीडिया पर भरपूर क्रिटिसिज्म होता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, सजा की मांग उठती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ होता है। बस एक चीज नहीं होती, वो है ऐसे दरिंदों के मन में कानून का खौफ, जिसके कारण 3 महीने, 3 साल, 8 साल, 12 साल की बच्चियों से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ ये हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। और जब तक ये चीज सर्कल में रहती है तब तक तो खूब क्रिटिसिज्म होता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर हर जगह इसकी चर्चा होती है, सजा की मांग उठती है, सिस्टम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद इंसाफ के दिन तक लड़ाई जारी रहेगी कहने वाले हम लोग इसको भूल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल मोड में आ जाता है। फिर से कुछ दिन बाद हमारे सामने यही घटनाएं जब दोहराई जाती हैं, जब कोई छिछोरा हमारी बहन बेटियों पर उल्टे सीधे कमेंट करता है, तब चुपचाप हमारा क्या जाता है ये सोचकर हम मुंह फेर लेते हैं। जब छेड़खानी कर लेते हैं तो हम आंखें मोड़ लेते हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर ये लफंगों से कौन पंगे लेगा, ये सोचकर हम इन्हें बदतमीजी करने के लिए छोड़ देते हैं और यहीं से इन दरिंदों के हौसले में इजाफा होता है, इनको हिम्मत मिलना शुरू हो जाता है। जब ये वैसी देखते हैं कि हमारा सिस्टम तो इतना सुस्त है कि कोर्ट के केस में सालों साल तक ये केस चलते हैं, ये लंबे खिंचते जाते हैं, तमाम मानवाधिकार संगठन इनके फांसी के विरोध में चिट्ठियां लिखते हैं, या फिर जैसे हैदराबाद में इनकाउंटर के बाद राजनीति की आड़ में लोग पुलिस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, तो ये चीज़ देखकर ये रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होना सिर्फ कानून या लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये एक सोशल, एक सामाजिक इशू है और कानून के साथ हमारी भी जिम्मेदारी इतनी ही बनती है कि हमारी आंखों के सामने कोई बहू बेटी, कोई बहन बेटी शर्मसार ना हो, हमारे सामने वो निगाहें नीची करके जाने को मजबूर ना हो, उसे निगाहें नीची करके ना जाना पड़े, बल्कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे सामने, हमारे आसपास में कोई बहन बेटी असुरक्षित महसूस ना करे। सोचिए इस 12 साल की बच्ची के बारे में, कब तक हमारे लिए घटनाएं सिर्फ कैंडल मार्च निकलने का जरिया बनी रहेंगी। ऐसे समाज और इंसान के तौर पर हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। न जाने हम इस चीज को कब समझेंगे, कब जानेंगे, क्योंकि जब ऐसे ही कोई बेटी सड़क पर हमसे मदद की गुहार लगाती है तब कौन पड़ेगा पुलिस और कोर्ट की झंझट में, ये सोचकर उसकी हम मदद नहीं करते हैं और वहां उस बेचारी को छोड़कर चले जाते हैं। मुझे याद है 5 अगस्त 2019 को जिस दिन धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उसके अगले दिन 6 अगस्त को हर अखबार की इस खबर को लेकर सुर्खियां देखने लायक थी। हर अखबार इस खबर से ही फटे पड़े थे, मगर वहीं एक अखबार के अंदर के पन्ने में छोटी सी खबर खुद को जैसे तैसे एडजस्ट करके छपी थी कि दिल्ली के सटे गुड़गांव के नूह में
एक नाबालिग लड़की से एक ही रात में 2 बारी बलात्कार किया गया। कुछ हैवान उसे अगवा करके ले गए और हैवानियत करने के बाद उसे सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। वो लड़की जब होश में आई तो उसने मदद के लिए किसी से लिफ्ट मांगी और जिन लोगों ने उन्हें लिफ्ट दी वो भी हैवान ही निकले और उन्होंने फिर से उस लड़की का रेप किया। ये खबर ऐसी है जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख सकती है। सोचिए उस लड़की की मनोदशा क्या होगी, क्या वो कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? न जाने इंसान के भेष में हैवान कहां टकरा जाए, ये डर हमेशा उसके मन में बैठा रहेगा। आप सोचिए ना, यहाँ लड़की होना कितना बड़ा पाप है। आप उस समाज के बारे में सोचते हैं जहां जगह जगह ऐसे बलात्कारी खुले घूम रहे हैं कि लड़की की मदद के लिए गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी में बैठे लोग उसका बलात्कार कर देते हैं। मदद के नाम पर इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? इंसानियत के इससे बड़ा कत्ल क्या हो सकता है? बताइए। ये ऐसी खबरें हैं जो राष्ट्रीय शर्म होनी चाहिए, मगर 370 के जश्न के बीच ये कहीं दिखाई ही नहीं दी। अखबार में इसके बाद कभी इसका फॉलोअप भी नहीं दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड नहीं चला, इसको लेकर कोई क्रिटिसिज्म, कोई विरोध, कोई सजा की मांग, कुछ नहीं हुआ। और इस तरह दुनिया को ये पता ही नहीं चला कि ऐसी घिनौनी घटना भी हुई है हमारे देश में। 370 का जश्न मनाना गलत नहीं था, मानता हूं, निर्णय ऐतिहासिक था, जश्न मनाना भी चाहिए, जश्न ऐतिहासिक होना चाहिए था, मगर जश्न में ऐसी खबरों को साइडलाइन कर देना कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए। मीडिया तो हमारा समाज का आईना होता है जो समाज को उसकी पूरी सच्चाई दिखाता है, मगर जब मीडिया ही हमारी आधी चीजें हमें दिखाए, जब आईना ही हमें आधी चीजें दिखाए और आधी चीजें नहीं दिखाए, तो इस पर क्या ही कहेंगे। जो मीडिया खुद को इंसाफ का मसीहा बताता है, हर बार किसी को अगर इंसाफ मिलता है तो उसको क्रेडिट लेने आ जाता है कि हमारी मुहिम की वजह से इसे इंसाफ मिला, हमने मुहिम चलाई, हम यहाँ, और इसको लेकर दिन भर खबर चलाता है। उस मीडिया ने इस खबर को ऐसे दिखाया जैसे कि वो किसी रस्म को अदा कर रही थी। इस खबर को उन्होंने इतना ही ध्यान दिया जितना एक भ्रष्ट नेता लोगों की मांग को देता है। कुछ सेकंड की खबर दिखाकर इसे पीछा छुड़ाया गया, बस, और कुछ नहीं। याद है जब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी का पर्स चोरी हो गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के 700 जवानों ने दिन रात एक करके 2 दिन के अंदर चोरों को पकड़ लिया था। पुलिस की अर्जेंसी हम समझ सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाई प्रोफाइल मामला था तो इतनी अर्जेंसी दिखानी थी ही, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया की ये सबसे बड़ी खबर बन गई थी। कई लोग तो प्रधानमंत्री की भतीजी और उनके परिवारजनों के शालीनता की खबर की सराहना कर रहे थे, उनकी शालीनता की खबर दिखा रहे थे। कुछ लोग बाकी नेताओं के साथ और बाकी नेताओं के रिश्तेदार और प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों के बीच की तुलनात्मक विश्लेषण भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की भतीजी ऑटो में जा रही है, वो प्रधानमंत्री की भतीजी है मगर वो ऑटो में जा रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह, न जाने और क्या क्या चीज़ें, वो कितनी शालीन है, सिंप्लिसिटी और बहुत चीज़ें बताई गई थी हमारे मीडिया के द्वारा। मैं जानता हूँ कि इन दोनों खबरों में मेल बहुत कम है, मगर ये हमारे सिस्टम और मीडिया के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। ये खबरें बताते हैं कि अगर आदमी विशेष है तो पर्स चोरी जैसे नॉर्मल अपराध भी सिस्टम को हाई अलर्ट पर कर देते हैं, और अगर आदमी आम है, हम आपके जैसे हैं, तो कई सालों तक सिस्टम को हमें इंसाफ दिलाने में लग जाते हैं। जोकर फिल्म के आखिर में जोक्विन फिनिक्स कहते हैं कि ट्रेन में 3 अमीर शहरी मर जाते हैं, तुम लोग हाय तौबा मचा लेते हो, और हम लोग रोज सड़कों के किनारे मारे जाते हैं, लोग हमारी लाशों के ऊपर से निकल जाते हैं और दुनिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यानी लड़की प्रधानमंत्री की बेटी हो तो 700 पुलिस वाले उसके पर्स ढूंढने में लग जाते हैं, और लड़की अगर आम हो तो एक रात में 2 बार रेप होने के बावजूद, रेप के बाद इतना भयावह जानलेवा हमला होने के बावजूद 700 लोगों तक ये खबर पहुंच नहीं पाती है।
देखिए ना, इन्हीं कुछ दिनों में कितने ऐसे मामले आए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मामले आए हैं, माँ बेटी का बलात्कार हुआ, त्रिपुरा में नाबालिग के साथ रेप हुआ, मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, पुणे में, दिल्ली में, भिवानी में, बंगाल के दिनाजपुर में, तमिलनाडु में, हिमाचल, बिहार, उड़ीसा और ना जाने कितनी जगह है जहां से ये हमें खबरें सुनने को मिली है। लेकिन न्यूज़ में, मीडिया में कितनी जगह खबरें आई हैं, आप ही मुझे बताइए। और फिर लोग कहते हैं, ये शिकायत करते हैं कि जोकर लोगों को मारने के बाद हंसता क्यों है? वो चेहरे पर बिखरे हुए खून को फैलाकर अपनी मुस्कान को चौड़ा क्यों कर देता है? इसलिए क्योंकि उसका खून होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो खूनी हंसी हंसता है। हर बार हम ये आशा करते हैं कि शायद अब ये घटनाएं कम हों, लेकिन ये घटनाएं कम होने के बावजूद बढ़ती ही जा रही है और हमें और शर्मसार किए जा रही है। अब बस क्या ही कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।